नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी वॉरियर के यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं यूपीएससी पॉलिटी वाली सीरीज, जिसमें हम मौलिक अधिकार डिस्कस कर रहे थे और एक दुर्घटना की वजह से अपनी पॉलिटी की सीरीज जो है बीच में छूट गई थी। माताजी का हमारे देहांत हो गया था, इसलिए माफ़ करना कि ये सीरीज जो कंटिन्यू थी अपनी, वो बीच में रोकनी पड़ी। चलिए अब हम वापस से डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 जो है वो हम देख रहे थे और इस वाले वीडियो में हमने अनुच्छेद 28 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम अनुच्छेद 29 से डिस्कशन अपना फिर से शुरू कर लेते हैं। चलो जी, ये 23-24 अनुच्छेद ये सारे पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि आप सबने ये रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने छोड़ दिया कि बाद में कर लेंगे, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक ही सब्जेक्ट नहीं है, आप भूल जाओगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। चलिए, 27 हो गया था, कुछ केसेस भी हमने इसके ऊपर देखे थे, और 28 भी हो गया था और ये केसेस भी हमने देख लिए थे। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 29 के ऊपर। इसमें अनुच्छेद 29 जो है वो आ जाता है अल्पसंख्यकों से लेकर से रिलेटेड। अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार ये देता है अल्पसंख्यकों को। तो अनुच्छेद 29 माफ कीजिएगा, 29 जो है वो कहता है भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार की बात ये करता है। चलो यहाँ पर देखना, अल्पसंख्यकों और विशिष्ट वर्गों को देता है। यहाँ पर अनुच्छेद 29(1) ये कहता है कि नागरिकों का कोई अनुभाग, देखो यहाँ नागरिकों का समूह है ना, या इसे आप अनुभाग भी कह सकते हैं, यानी नागरिकों का कोई भी एक अनुभाग या समूह जिसकी अपनी खुद की एक भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको संरक्षित रखने का अधिकार उनको है। ये अधिकार कौन देता है? यहाँ पर अनुच्छेद 29(1) देता है हमें। अगर इतना याद नहीं रख पाओगे तो अनुच्छेद 29 तो आपको याद बिल्कुल ही रखना है। याद रखना, ये केवल और केवल नागरिकों को ही नहीं बल्कि किसी भी नागरिकों के समूह को संरक्षण देता है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि वो कौन से अनुच्छेद हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही मिले हुए हैं? वीडियो को पॉज करो और पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से अनुच्छेद हैं। चलो, आपने देख लिया, एक बार लिख के। चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, देखो यही है। चीटिंग करोगे नहीं बात बनेगी, चीटिंग नहीं करोगे तो बात बनेगी। तो दिमाग में जोर डालो थोड़ा सा, कौन से? चलो, 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये केवल भारत के नागरिकों को नहीं बल्कि किसी भी नागरिकों के समूह को संरक्षण देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही, ये गलत लाइन लिखी है। यहाँ पर भारत के नागरिकों को ही नहीं बल्कि ये बात यहाँ पर जो है वो ये बात देती है, नागरिकों की बात ना होकर ये बात होती है कि सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं। यह अनुच्छेद 29 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं देता ये अधिकार, ये नागरिकों का कोई भी अनुभाग हो उन सबको ये देता है, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो। कितने प्रकार के अल्पसंख्यक? 2 प्रकार के, भाषाई और धार्मिक, वो दोनों प्रकार के। याद रखना, ये सिर्फ नागरिकों को ही है और बाहरी को नहीं है। चलिए, तमिल भाषी लोग जैसे दिल्ली में रहकर अपनी भाषा को संरक्षित कर सकते हैं, तो दिल्ली में तमिल भाषी लोग क्या होंगे? भाषाई अल्पसंख्यक। तो ये अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के संरक्षण के लिए ये कार्य कर सकते हैं। और तो और देखो, कोई भी सरकारी आदमी सरकार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकता या किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पाएगा, परंतु 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 कोई भी सरकारी व्यक्ति अगर अपनी भाषा के संरक्षण के लिए, अपनी भाषा के संरक्षण के लिए अगर वो कोई आंदोलन करता है, तो फिर उसे जो उल्लंघन माना जाता है उसकी सिविल सेवा के जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनमें उसको नहीं माना जाएगा। समझ लो ना? चलो, अनुच्छेद 29(2) कहता है, शैक्षणिक संस्थानों के बारे में बात करता है, यानी कि कोई भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान हो जो या तो राज्य चलाता है या तो राज्य से वो सहायता लेती है ना? ऐसा कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो खुद चलाए या तो अल्पसंख्यक संस्थान जो राज्य से सहायता लेता हो, उन वाले संस्थानों में धर्म, जाति, भाषा या नस्ल के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप तो फलाने धर्म से हो, फला जाति से हो, इसलिए आपको यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा, है ना? तो देखो, इसका पहला जो पार्ट है अनुच्छेद 29 का, वो समूह की रक्षा करता ना, एक नागरिकों के अनुभाग की। और इसका दूसरा जो पार्ट है ये किसकी? व्यक्तिगत गरिमा की, व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करता है। ये किसकी रक्षा करता है? व्यक्तिगत गरिमा की ये रक्षा करता है। समझो? चलो,
इसका मतलब है कि कोई भी संस्थान है उसमें एडमिशन होता है, एडमिशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो कोई इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं। चंपाकम दोराइजन केस 1951 का। क्या है सर ये चंपाकम दोराइजन केस? तो देखो 1951 की बात है और 1951 में मद्रास की सरकार जो है वो एक जो शिक्षण संस्थान है उनमें प्रवेश के लिए आरक्षण लेके आती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है कि ये तो अनुच्छेद 15-16 के खिलाफ है ना, क्योंकि उनमें तो सब लोगों को सभी नागरिकों को समानता है। और अगर आप किसी विशेष जाति से संबंधित लोगों को अगर आप आरक्षण देते हैं तो असमानता हुई। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई ये वाला केस, ये जो आपने आरक्षण दिया है ये गलत है, असंवैधानिक है, तो उससे स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। परंतु उसके बाद में यहाँ पर 1951 के माध्यम से ही, यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से ही जो है वो लाई जाती है 9वीं अनुसूची। और इस 9वीं अनुसूची का उद्देश्य यह था कि इस अनुसूची में कोई भी अगर एक्ट को डाल दिया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाएगा। समझे? मतलब ये ऐसा एक घड़ा टाइप का आप मान लीजिए जिसके अंदर आपने अगर कोई भी एक्ट लाके डाल दिया तो उस एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखों के सामने पट्टी बांध देगा कि इसमें चाहे वो गलत लिखा हो या सही लिखा हो, इसका जुडिशियल रिव्यू हम नहीं करेंगे। और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, पंडित जी अपने प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन था, ऐसा क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। समझ लो। चलो तो फिर यहाँ पर 9वीं अनुसूची में डालकर यह आरक्षण बाद में दिया जाता है। हालांकि बाद में तो आरक्षण को संवैधानिक दर्जा भी दे दिया जाता है। अब तो सिर्फ SC ST OBC को ही नहीं बल्कि जनरल से जो माने जाते हैं उनको भी 10% आरक्षण जो है वो दे दिया गया है। चलो जी आगे आ जाते हैं। अब अनुच्छेद 29 हो गया। अब 30 में हम आ जाते हैं कि 30 अनुच्छेद 30 जो है वो 30 क्या कहता है। चलिए एक बार पेन चेंज कर लें हम। हाँ जी, चलो अनुच्छेद 30 जो है वो कह रहा है अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था है वो स्थापित कर सके और उनका संचालन कर सके। मान लो जो अल्पसंख्यक है अपने यहाँ, अब एक चीज याद रखना, अल्पसंख्यक इस शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन जाए, स्टेटमेंट बन जाए कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है, गलत जवाब। बिल्कुल परिभाषित नहीं किया गया है अल्पसंख्यक शब्द को। तो अल्पसंख्यक है कौन? तो दो तरीके के अल्पसंख्यक, एक होता है भाषाई और एक होता है धार्मिक। धार्मिक दो तरीके के अल्पसंख्यक अपने यहाँ माने गए हैं। तो ये जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो भाषाई हो या धार्मिक हो, उनको अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। हो सकता है उनकी मर्जी के हम दूसरे जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी शिक्षण संस्थानों में हम नहीं जाएं, या हम अपनी खुद की शिक्षण संस्थानें बनाएं माइनॉरिटी वाली, है ना। तो वो स्थापित अपनी कर सकते हैं और उनका संचालन भी अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, है ना। याद रखना, देखो राज्य जो है वो किसी की भी संपत्ति अधिग्रहित कर सकता है। दरअसल ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 31 के अंदर और 19 के अंदर, परंतु बाद में इसको समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। समझ रहे हो? तो ये जो अनुच्छेद 30(1)(a) लिखा है इसमें है कि अल्पसंख्यकों की संपत्ति को अगर अधिग्रहण किया जाएगा तो इसके लिए मुआवजा देना अनिवार्य है। याद रखना, राज्य को सिर्फ दो ही मामलों में मुआवजा की बात की गई है। कंपनसेशन दो ही मामलों में शब्द ये यूज किया गया है। एक तो है अगर कोई किसी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तब अनिवार्य रूप से मुआवजा देना पड़ेगा, और या किसी अल्पसंख्यक जो है उसकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, अल्पसंख्यक की शिक्षण संस्थानों की या अल्पसंख्यकों की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, तब उचित मुआवजा देना अनिवार्य है। तो सर बाकी में क्या लिखा है? देखो इनमें लिखा है कंपनसेशन, बाकी में लिखा है सिर्फ अमाउंट, है ना, एक लमसम अमाउंट दे दिया। पर कृषि भूमि या अल्पसंख्यकों की संपत्ति को अधिग्रहण करना हो तो आपको कंपनसेशन देना होगा, इसलिए इनको पैसे ज्यादा मिलते हैं। और तो और इनकी भूमि तभी अधिग्रहित की जा सकती है जब उसका उद्देश्य कोई पब्लिक पर्पज उसका हो, तभी। ऐसा अन्यथा सरकार उनके संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तभी तो देखना अगर कोई किसान जो है वो एकदम से बहुत अमीर बन जाते हैं, बोरा भर भर के पैसा आ जाता है, क्यों? क्योंकि कृषि भूमि का अधिग्रहण होता है ना, इसलिए उनको उचित मुआवजा देना ही पड़ता है। और कंपनसेशन वर्ड जो है ये भारी बार कन्वर्ट होता है ना। चलिए देखो अनुच्छेद 30(2) जो है कहता है कि अल्पसंख्यक कोई भी संचालित संस्था है वो केवल इसलिए सहायता से उसको सरकार मना नहीं कर सकती कि वो अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही है,
यानी राज्य जब भी अनुदान देगा तब अल्पसंख्यकों वाले संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि ये तो भाई फला धर्म से रिलेटेड है तो इसको हम नहीं देंगे। मान लीजिए कि कोई सरकार बन जाए जो एकदम हिंदुत्ववादी सरकार हो और वो कहते हैं कि भाई हम तो जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान, उनको मुआवजा नहीं देंगे, तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। वो उनके साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो बाकी के शिक्षण संस्थानों को सहायता दे रहे हैं तो इन शिक्षण संस्थानों को भी सहायता देना होगा। अब देखो अनुच्छेद 29 और 30 दोनों में कुछ डिफरेंस है, याद रखना। अनुच्छेद 29 बात करता है किसी भी नागरिक के समूह की, देखो किसी भी नागरिक के समूह की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 30 केवल और सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करता है। मैंने बताया था ना यार, नागरिकों का कोई भी अनुभाग हो, पर यहाँ पर सिर्फ अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 वाले अधिकार प्राप्त है ना। अनुच्छेद 29 जो है भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 30 जो है वो शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार और उनका संचालन करने का अधिकार उनको देता है ना। चलो जी, ये हो गया अपना। चलो अब ये 30 अनुच्छेद 30 में कुछ चीजें और रहेगी जो स्लाइड में नहीं है, चलो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर चीजें ऐसी आती है कि क्या सर फिर कोई अल्पसंख्यक वाला संस्थान है उसमें राज्य बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता? तो नहीं, ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। देखो 3 तरीके के संस्थान होते हैं। एक संस्थान जो होता है वो होता है जो राज्य से सहायता भी लेता है, यानी पैसा भी लेगा प्लस मान्यता भी लेता है, समझ रहे ना। दूसरे तरीके का होता है जो सिर्फ और सिर्फ मान्यता लेता है, और तीसरे तरीके का होता है जो इन दोनों में से कुछ भी नहीं लेता है। तो इन दोनों वालों को तो राज्य जो बात कहेगा वो माननी पड़ेगी। भाई सहायता ले रहा है या राज्य से मान्यता ले रहा है तो ये दोनों वाली बातें माननी पड़ेगी। पर ये तीसरे तरीके का जो शैक्षणिक संस्थान है उसको ये वाली बातें, बहुत सारी बातें मानने की जरूरत नहीं है। वो अपने टीचर खुद रख सकता है, अपना पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकता है और बहुत सारे काम कर सकता है। कोई टीचर अनुशासनहीनता करता है तो उसे बाहर निकाल सकता है, ये सारे काम जो है वो कर सकता है। परंतु याद रखना, ये थर्ड वाला जो है, ये थर्ड वाला, इसको कुछ नियम तो मानने पड़ेंगे। जैसे कुछ सार्वजनिक कानून है, जैसे ठेका कानून है, ऐसा और बहुत सारे कानून है ना, वो कानून तो इसको पूरे करने ही पड़ेंगे। यानी जो सब लोगों पे लागू है वो तो इन पे ऊपर भी लागू होगा। पर तो शिक्षण संस्थान में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन टीचर होगा कौन टीचर नहीं होगा, वो सब इनके ऊपर लागू होता है। और अल्पसंख्यक संस्थान है इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कोई मिसमैनेजमेंट हो किसी तरीके का किसी अल्पसंख्यक संस्थान में, तो फिर शैक्षणिक संस्थान में मिसमैनेजमेंट होगा तो राज्य जो है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ये वाली बात आप याद रखना कि कभी ऐसा आ जाएगा किसी भी कंडीशन में जो है वो राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, गलत जवाब। कुछ कंडीशन में राज्य हस्तक्षेप कर भी सकता है। अब अनुच्छेद 31 की बात आ जाती है। ये 31 में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये समाप्त कर दिया जा चुका है। याद आपको ये रखना है कि कौन से अनुच्छेद के माध्यम से समय संशोधन के माध्यम से, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया है। ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बनाता था और अब संपत्ति से जो है वो वंचित किया जा सकता है, पहले से नहीं किया जा सकता। अब 2 मामलों में वंचित नहीं किया जा सकता, वंचित किया जा सकता है। एक तो सार्वजनिक पर्पज का मामला हो और एक उचित मुआवजा देकर, 2 मामले हों तो फिर किया जा सकता है। बाकी मामलों में अभी भी संपत्ति से तो बाहर जो है नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब ये एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार याद रखना, ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या वो संवैधानिक अधिकार है, क्या मूल अधिकार है? नहीं, वो एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। अगर किसी की संपत्ति छिन जाती है, किसी की जमीन जायदाद छिन जाती है, तो वो एक लीगल राइट के जैसे फिर उसको क्लेम करता है, ना कि किसी फंडामेंटल राइट के जैसे, है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये ऐसा करना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ जो जमींदारी उन्मूलन वाला कार्य था, भूमि सुधार वाला कार्य था और समाजवादी लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया गया था उसके आड़े आ रहा था ये संपत्ति का अधिकार। ये आगे हम समझेंगे भी सही जब लास्ट में हम केसेस समझेंगे, जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तब, है ना। चलो जी, देखो इस संपत्ति के अधिकार में बदलाव बहुत पहले से ही किए जा रहे हैं। 1951 का पहला संविधान संशोधन अधिनियम, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा था, अपना भूमि सुधार वाला कार्य किया जा रहा था। याद रखना, जब भी भूमि सुधार की बात आएगी तो आप क्या सोचेंगे, क्या क्या इसमें आएगा? तो देखो, एक तो आएगा इसमें किराएदारी सुधार, यानी जो किराएदार की सुरक्षा है ना, किराएदार की सुरक्षा होगी इसमें, और साथ साथ कोई और उसकी कंडीशंस थी वो वाली इसमें आ गई। और क्या जाना था सर, जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन क्योंकि जमींदार हुआ करते थे, आजादी मिल गई, अब उसके बाद में जमींदारों को का उन्मूलन करना जरूरी था क्योंकि सारी संपत्ति तो जमींदारों की। तो फिर जो जो गरीब किसान बच गए, क्या लैंडलेस लेबरर्स बच गए, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, तो उनसे लेकर उनको जमीन देनी थी क्योंकि फिर राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या फर्क रह जाता। इसलिए जमींदारों का उन्मूलन इसके माध्यम से किया गया। और क्या किया गया सर इसके माध्यम से? तो इसके माध्यम से और किया जाता है
जो अधिकतम सीमा जो है भूमि की, वो यहाँ पर लगा दी जाती है कि एक व्यक्ति के पास कितनी सारी संपत्ति जो है वो हो सकती है। तो इस तरीके के कुछ यहाँ पर उपाय बहुत सारे किए जाते हैं। और भी किया जाता है कि जो रिकॉर्ड है, भूमि के रिकॉर्ड जो है उनको मॉडर्न करने की बात की जाती है कि भाई उस आदमी के नाम पे। और क्या किया जाता है, तो यहाँ पर चकबंदी की जाती है। चकबंदी का मतलब समझते हैं आप? पहले मान लीजिए किसी एक किसान की जमीन यहाँ पर है, थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पर है, तो अब क्या किया जाएगा, भाई ये वाले किसान की जमीन किसी और को दे दी जाएगी और इस वाले किसान को यहाँ पर एक जमीन दे दी जाएगी, ताकि उसके लैंड कंसोलिडेशन, एकत्रीकरण भी हो पाए। ये सारे भूमि सुधार तो कभी क्वेश्चन बन जाए मेंस में भूमि सुधार से रिलेटेड, तो आप इतनी सारी चीजें उसमें लिख देना, आपको पूरे में से पूरे मार्क मिल जाने वाले हैं। तो ये भूमि सुधार के लिए आप देख रहे हो कि भूमि अगर एक मौलिक अधिकार है तो मामला आ जाता है सामने कि भाई इस मौलिक अधिकार को तो छीना ही नहीं जा सकता है। इसलिए अनुच्छेद संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31B बनाया गया और इस 31B के माध्यम से जो एक बनाएगी 9वीं अनुसूची, और उस 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था भूमि सुधार से संबंधित कोई कानून को, जिसका जुडिशियल रिव्यू कर नहीं पाता था सुप्रीम कोर्ट, और फिर वो कानून बना रह सकता था, है ना। चलो, ऐसे 1955 में जो है वो चौथा संविधान संशोधन शब्द संशोधन किया जाता है, और यहाँ पर कंपेंसेशन शब्द जो था उसको बदल दिया जाता है अमाउंट से, है ना, क्योंकि कंपेंसेशन थोड़ा सा व्यापक वर्ड है और थोड़ा भारी भरकम वर्ड है ना, तो उसकी जगह अमाउंट डाल दिया जाता है कि लमसम अमाउंट देकर हम आपकी जमीन ले लेंगे। 25वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से यहाँ पर न्यायालय के हस्तक्षेप को सीमित किया जा कर दिया गया था। यहाँ पर 24वां और 25वां दोनों, 24वां भी 1971 में हुआ था। इन दोनों के माध्यम से न्यायालय जो है वो एक संसद जो है ये कानून बनाती है और कहती है कि हम कोई कानून बनाएंगे जिनमें मूलतः जो डीपीएसपी है, अपने राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उनको लागू करने से संबंधित हम कोई कानून बना रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 का हवाला देकर उस कानून को हम कहें कि निरस्त नहीं कर सकता है अपने जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से, है ना। ये क्या दिया जाता है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो केशवानंद केस आता है, केशवानंद भारती केस कब आता है, तो इसकी डेट मैं बता चुका हूँ आपको, 24 अप्रैल 1973। ये डेट एग्जैक्ट याद रख लेना, ये काम आएगी डेट, 24 अप्रैल 1973। चलो जी, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं भाई, ऐसा कोई अधिकार नहीं है संसद को कि हम जुडिशियल रिव्यू ना करें, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मूल ढांचे की संकल्पना इसी केशवानंद भारती केस और 24 अप्रैल 1973 के दिन निकल के आई थी, इसलिए ये डेट याद रख लेना, कट ऑफ डेट है ये, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं भाई, न्यायिक समीक्षा से तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, परंतु हाँ एक बात है, मूल अधिकारों में जो है आप हस्तक्षेप कर सकते हो, उनमें कमी बेशी कर सकते हो, उन्हें घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, या उनमें संशोधन कर सकते हो, निरस्त भी कर सकते हो, पर याद रखना बशर्ते 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 मूल ढांचे को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, समझो। तो ये यहाँ पर आ जाता है। और फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, क्योंकि 73 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया निरस्त कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया। ये 31 का अधिकार था, इसको यहाँ पर हटा दिया जाता है, और इस मौलिक अधिकार को अब और मात्र क्या रह जाता है, ये एक लीगल राइट ही रह जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। चलो, और इसकी जगह संसद ने संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया, 300A, ये याद रखना, 300A एक अनुच्छेद जोड़ दिया कि अब जो है वो 300A अनुच्छेद में डाल दिया गया है सारे के सारे प्रावधान इस संपत्ति के अधिकार से संबंधित। तो ये इसके बारे में जो जर्नी थी वो हमने देख ली। वर्तमान स्थिति क्या है, तो ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार के माध्यम से हम कह सकते हैं। देखो, इसको अगर आपको ऑप्शन आए तो आपको लीगल राइट लगाना है, इंग्लिश में पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी अपने ये मान चुकी है कि लीगल राइट है। एक क्वेश्चन शायद 2017 का पेपर में ये क्वेश्चन आया था, है ना। चलो, तो अगर राज्य किसी की संपत्ति ले लेती है तो राज्य विधानमंडल और संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उनके अनुसार ही वो लेगी। जैसे कि अपने यहाँ बनाया गया है लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया गया है, इधर 2013 में, बाद में जो है थोड़ा सा बदलाव भी किया जाता है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही अधिग्रहण होगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। चलो, अब देखो, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार रहा ही नहीं, तो जब भी मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, आपको होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या आप इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों डायरेक्ट नहीं जा सकते? पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा, फिर आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि कोर्ट में नहीं जा सकते, जा सकते हो। अगर आपकी संपत्ति कोई आपको लूट ले, कोई आपसे संपत्ति जो है वो आपकी हड़प रहा है, तो आप हाई कोर्ट जाइए, है ना, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये मूल अधिकार तो है नहीं, ये तो विधिक अधिकार है, इसलिए नहीं जा सकते। अब कभी कभी आप देखेंगे
कि कुछ लोग जो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। हाँ, तो अब अगर एग्जाम के लिए, देखो ये प्रैक्टिकल चीजें अलग है, एग्जाम के लिए अगर आपके पूछे तो क्या डायरेक्ट जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं जा सकता है डायरेक्ट, पहले उसे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, रिट पिटिशन जारी नहीं कर सकता ये सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, जा डायरेक्ट सकता है, फिर आपको आप कहोगे सर कुछ मामलों में तो चला गया भाई, किसी का घर तोड़ रहा है तो फिर आदमी जा रहा है, अब भाई किसी की संपत्ति ले ले रहा है वो, फिर जाएगा। पर वो किस केसेस में जा सकता है, पर वो रिट दायर इस आधार पर नहीं कर सकता कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है हमारी संपत्ति लेकर। समझ रहे ना? चलो, वो कुछ टेक्निकल मामले अलग होते हैं कि भाई हमें टाइम नहीं दिया गया, हमें नोटिस नहीं दिया गया, इस आधार पर जो है ये हम जा रहे हैं। चलो, यहाँ पर केस 1 भारतीय केस जो है भूमि सुधार के लिए संपत्ति अधिकार का संपत्ति के अधिकार जो था उसको सीमित कर देता है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। और राजीव सरीन बनम हरियाणा राज्य एक हुआ करता था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब भी आप संपत्ति लेंगे किसी की, तो उसमें एक तो पब्लिक पर्पस होना चाहिए, है ना, लोक उद्देश्य उसका होना चाहिए, और दूसरा और साथ साथ उसमें कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट है, तो इस एक्ट के पूरे प्रावधानों का पालन करके ही आप वो कर सकते हैं। जैसे अभी एक मूवी आई है, देखना, मैं आपको बहुत सारे ऐसे होमवर्क दूंगा, मूवी देखने का होमवर्क भी दूंगा। अभी आई है जोली LLB 3, ये मूवी आप देखना, बहुत अच्छी मूवी है। आप इसमें समझेंगे कि कैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसका कैसे मिस यूज किया जाता है और किस तरीके से सरकारें कार्य करती है, ऐसा होता है। आप देखेंगे, मूवी बहुत अच्छी मूवी, आप देखना बिल्कुल भी, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल मूवीज नहीं देखनी चाहिए, आपको मूवीज देखनी चाहिए, अच्छी चीजें मिलती हैं, पर उन मूवीज में से अच्छी अच्छी चीजें आपको लेनी है, फालतू की बकवास चीजें नहीं लेनी है। चलो, तो अब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 31 जो है वो अब अप्रचलित है, राइट टू प्रॉपर्टी संवैधानिक अधिकार या मूल अधिकार नहीं रहा है, अब ये मात्र मात्र एक वैधानिक अधिकार ही रह गया है, ये अनुच्छेद 31। अब आ जाता है अनुच्छेद 32। अब सर अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सर कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जो इस बात की गारंटी देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्ट? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 से गारंटी देता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ तो। याद रखना, जब आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तभी आप जाएंगे। एक और बात, अनुच्छेद 32 खुद अपने आप में मूल अधिकार है, समझ रहे हो, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी सरकार चाह कर भी अनुच्छेद 32 यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने के अधिकार को चाह कर भी निरस्त नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार खुद एक मूल अधिकार है। बात समझ रहे हो? चलो, नहीं समझ में आया तो एक बात रिपीट करके देखना, समझ में आएगी बात क्या कहना चाहता मास्टर। चलो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान के हृदय और आत्मा कहा, ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है ये, कि मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? जब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है। क्योंकि अगर ये अधिकार 32 आपको नहीं दिया जाए, अनुच्छेद 32 वाले अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो फिर आपके मूल अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी तो एक अधिकार होना चाहिए। आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, एक अलग बात है। जैसे मानो आप दो भाई बहन हैं, आपकी आपके लिए जो है पापा कुछ लेके आए, जैसे मान लो चिप्स लेके आए, फ्रूट्स लेके आए, आपका बड़ा भाई आपके फ्रूट छीन लेता है, तो आप अधिकार तो है कि आपका कोई अधिकार, आपका कोई फ्रूट छीन नहीं पाएगा घर में, क्योंकि पापा बैठे हैं। पर यही बात थोड़ी है, आपका फ्रूट छीन लिया उसके बाद आप पापा को जाके सिफारिश तो कर सकते हैं कि मेरा फ्रूट छीन लिया, तो वो जाने का भी, सिफारिश करने का भी अधिकार है, वो भी तो मूल अधिकार होना चाहिए। यानी उसको मनाही नहीं की जा सकती, नहीं पापा ये हो, चाह कर भी नहीं कह सकते कि मेरे पास मत आ, छीन लिया तो छीन लिया तो अपना देख, ऐसा चाह कर भी नहीं कह सकते। ये क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मूल अधिकार खुद ये कहता है, अनुच्छेद 32 मूल अधिकार ये खुद कहता है, और सुप्रीम कोर्ट पे यह बाध्यता डालता है कि आपको ये बात सुननी ही पड़ेगी। अगर मूल अधिकारों के हनन की बात हुई तो आपको केस सुनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह नहीं सकता कि मैं आपका केस नहीं सुनूंगा, चाह कर भी मना नहीं कर सकता। समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों का गारंटर किसे कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, हाई कोर्ट को नहीं। हालांकि हाई कोर्ट मना कर सकता है, अगर आप हाई कोर्ट में जाए तो हाई कोर्ट मना कर देगा, पर सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। समझ रहे हो? बिल्कुल सर, समझ है ना? चलो, नागरिकों को शक्ति देता है कि वे अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और मौलिक अधिकारों के संरक्षक धारा भी इसे कहा जाता है ना? चलो जी, एक मिनट में देख लूं क्या होता है, कभी कभी मैसेजेस आते रहते हैं, तो वो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक चल रहा है। चलो हम देख लेते हैं अपना अनुच्छेद 32।
हाँ जी, ये अनुच्छेद 32। अब अनुच्छेद 32 में देखो क्या होता है कि अनुच्छेद 32 में कुछ रिट्स जो है वो जारी करने का अधिकार दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, है ना। तो यहाँ पे कोई निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। देखो ये होता क्या है यहाँ पर, ये रिट क्या है, ये रिट एक्चुअली पहले होती थी ब्रिटेन के राजा के पास। ब्रिटेन के राजा के पास का होती थी ये रिट, यानी वहां का राजा, कोई भी व्यक्ति जो है नागरिक सीधा ब्रिटेन के राजा के पास जा सकता था और राजा जो है फिर सीधा उसको कोई न्याय सुना सकता था। इसे कहा जाता था न्याय का झरना। देखो अपने यहाँ भी कुछ राजा थे जो ऐसा किया करते थे, जैसे अपने यहाँ एक राजा थे जहांगीर, है ना, जहांगीर थे। तो उनकी एक न्याय की जंजीर हुआ करती थी, यानी उस जंजीर को अगर अगर आप हिलाओगे तो फिर राजा आके आपको न्याय देंगे, न्याय की जंजीर। तो ऐसे राजा ब्रिटेन के राजा के पास भी हुआ करते थे ये वित्त के अधिकार। बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दे दिए गए और संविधान ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को ये रिट जारी करने के अधिकार दिए हैं। पर याद रखना, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का गारंटर है, इसलिए मौलिक सुप्रीम कोर्ट आपको रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता है ना। परंतु हाई कोर्ट मना कर सकता है। हाई कोर्ट कह सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मैं नहीं सुनूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। समझो क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है गारंटर, हाई कोर्ट गारंटर नहीं है। तो ये एक डिफरेंस दोनों की, ये रिट शक्तियों में डिफरेंस आपको याद रखना। एक ये है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे देश के मामले सुन सकता है ना, चाहे वो कोई केरला का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे अंडमान निकोबार का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे सिक्किम का हो। पर याद रखना अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले नागरिकों के केस सुन सकता है। जैसे 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 अगर राजस्थान के किसी व्यक्ति का हनन हुआ है और उसे हाई कोर्ट जाना है तो फिर वो राजस्थान हाई कोर्ट में जाए, समझो। केरल का हुआ तो फिर वो केरल हाई कोर्ट में जाए, ऐसे, है ना। तो ये एक इनके मामला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, और एक अंतर हो रहा है याद रखना, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में ही, फंडामेंटल राइट्स के मामले में ही सिर्फ और सिर्फ रिट जारी कर सकता है। पर अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ बहुत सारे लीगल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यानी अगर आपके लीगल राइट्स का उल्लंघन हो, आपकी संपत्ति का अधिकार जैसे कि लीगल राइट, तो उसका उल्लंघन हो तो आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट इसके लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो इस मामले में हाई कोर्ट का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्र से ज्यादा बड़ा है। ये याद रखना, कभी स्टेटमेंट बन जाए कि किसी भी मामले में उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बड़ा नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। अब ऐसा करके अपने पास में 5 रिट हैं। अब संसद जो है वो और कानून बनाकर यहाँ पर जो है वो निचली अदालतों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है, और रिट जारी करने का अधिकार दे सकते हैं संसद। इसमें हाई कोर्ट को देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट को तो ऑलरेडी 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। तो सर क्या रहे, जो डिस्ट्रिक्ट जज वो कोर्ट होते हैं क्या वो कर सकते हैं? तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आपने एक मूवी आई है जय भीम, देखी है आपने? अभी बताऊंगा किस काम में आएगी, ऐसे मूवीज देखा करिए आप, अच्छी मूवी है ये, देख लो, ये होमवर्क है आपका। सैटरडे संडे आप मूवी देखेंगे, थोड़ा ब्रेन को भी तो रिलेट चाहिए। हाँ देखिए, हेबियस कॉर्पस, पहला हेबियस कॉर्पस, इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब आप हिंदी वाले बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण याद मत रखना, हेबियस कॉर्पस भी याद रखना, क्योंकि यूपीएससी जो है वो कभी कभी बंदी प्रत्यक्षीकरण ना रख के हेबियस कॉर्पस ही दे देगी, तो आपको दोनों याद रखने, है ना। और फिर आप केस भी नहीं कर पाओगे यूपीएससी पे, क्योंकि यूपीएससी कहते हैं कि जो इंग्लिश में लिखा है वही ठीक है, और वो इंग्लिश वाली बात पे सीधा लिख सकती है इधर, समझ लो। चलो, ये क्या है हेबियस कॉर्पस? हेबियस कॉर्पस का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि कोई भी, हम कह सकते हैं कि निजी व्यक्ति प्लस कोई भी सार्वजनिक कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा उसको बंद करके नहीं रख सकता, समझ रहे हो। यानी उसको अवैध हिरासत में नहीं रख सकता 24 घंटे से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी सार्वजनिक इंस्टीट्यूट को उस गिरफ्तार किए व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष लाना पड़ेगा, किसी भी स्थिति में उसको लाना ही पड़ेगा, अन्यथा उसे जाना देना पड़ेगा, समझ लो। हाँ, क्या ये सार्वजनिक व्यक्तियों पर लागू होती है? नहीं, ये निजी व्यक्तियों पर भी लागू होती है ना। ये सिर्फ लीगल पर्सन में नहीं, ये जो व्यक्तिगत है इंडिविजुअल, उनके ऊपर भी लागू होती है।
जैसे कि मान ले कोई व्यक्ति है रामधीर सिंह, और रामधीर सिंह जो है किसी गरीब व्यक्ति जो है को पकड़ लेता है और बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए कि भाई मेरे घर में रहेगा और बंधुआ मजदूरी करेगा क्योंकि तेरे बाप ने मेरे से पैसे उधार लिए थे। ऐसा देखा आपने मूवीज में, ऐसा रियल में भी होता है। आप अगर किसी गांव से संबंध रखते हैं तो आप थोड़ा बहुत ऐसे लक्षण आप अभी भी गांव में ऐसा देख पाएंगे। तो भाई साहब ये रामधीर सिंह जी किसी XYZ को गिरफ्तार करके नहीं रख सकते, मतलब उसको घर के अंदर बंदी करके नहीं रख सकते। ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये तो क्या जाएगा, उसको बंदी बना रखा है, तो इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये जारी करवा सकता है हेबियस कॉर्पस। तो रामधीर सिंह को वहां पर उसको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। बंदी प्रत्यक्ष करने का मतलब होता है सशरीर उपस्थित करना, है ना। पर अब थोड़ी टेक्नोलॉजी आ गई तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उपस्थित करवाया जा सकता है, पर वैसे इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करना कि लेके आओ, हाजिर हूँ, है ना। जैसे किसी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जैसे जब जय भीम आप मूवी देखेंगे तो वहां पर जो इरोला कम्युनिटी की वो वुमेन होती है उसके पति को गिरफ्तार करके ले आते हैं पुलिस वाले और जेल में आकर उनको मारते हैं। तो जब पीटते रहते हैं तो वो मर जाता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मार दिया जाता है। फिर पुलिस वाले उसकी लाश को दूसरे स्टेट में फेंक के आ जाते हैं। तो यहाँ पर गिरफ्तार करते हुए पुलिस वालों को देखा था, तो यहाँ पर वो इरोला कम्युनिटी की जो महिला है वो चली जाती है वकील के पास में, और वो वकील जो है वो हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में जाकर यहाँ पर वो रिट पिटीशन जारी करता है, हेबियस कॉर्पस। जब आप मूवी देखेंगे तो आप सुनेंगे हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन। तो फिर हाई कोर्ट जो है वो पुलिस को डीजी जो होते हैं पुलिस के डीजीपी को आदेश देंगे कि भाई साहब आप उस व्यक्ति को सशरीर हाजिर करो न्यायालय के समक्ष। अब वो तो मर चुका है तो वो हाजिर नहीं कर पाते हैं, फिर पता लगता है कि किस तरीके से उन्होंने मार दिया था उसको। तो देखो ऐसे मूवी से अच्छी चीज ले सकते हैं। चलो फिर आता है मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब होता है परमाधिकार। परमाधिकार इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। क्या मतलब होता है इसका? हम आदेश देते हैं, यानी कोई भी ऐसा सार्वजनिक अधिकारी जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि भाई आप जो है ये आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, हम आदेश देते हैं आप ये आदेशों का पालन करो। जैसे जैसे आप मान लो कहीं पर जाते हैं और आपकी पेंशन नहीं आ रही है, जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है उसकी पेंशन नहीं आ रही है और जो इससे रिलेटेड जो अधिकारी है वो कार्य नहीं कर रहा है, तो फिर अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, है ना, कि भाई मेरे जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि पेंशन नहीं मिलेगी तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, तो सुप्रीम कोर्ट इस आदमी को रिट जारी करेगा मेंडेमस, परमाधिकार, यानी हम आदेश देते हैं भाई आप इसका कार्य क्यों नहीं कर रहे, कार्य करके दो तो इसको करना पड़ेगा। या तो फिर ये बताए कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी है इसकी वजह से नहीं कर रहा। समझ गए आप? बिल्कुल सर, समझदार तो बहुत है आप। जो भी समझदार लोग होते हैं ना उनको नासा से बचकर रहना चाहिए। हमारे गांव में जो है वो कुछ समझदार लोग थे, उनको नासा वाले उठा के ले गए थे क्योंकि उनको बहुत समझदार लोगों की खोज होती है। बचपन में एक बार तो मुझे भी उठा लिया था, मैं भी मरते मरते बचा, है ना। फिर आप उनकी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको मार दिया जाएगा। अरे मजाक नहीं कर रहा है, सही कह रहा हूँ मैं, है ना। चलो प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक, है ना। आप हिंदी में इसका मतलब पढ़ेंगे प्रतिषेध, है ना। ये कब लागू किया जाता है? जब निचली अदालतें जो होती है या कोई हम कह सकते हैं कि ट्राइब्यूनल जो होते हैं उनके ऊपर। ये कब? कि वो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि कोई हाई कोर्ट है या हम कहें कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हम कहें कि कोई ट्राइब्यूनल है, ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई केस सुन रहे हैं या फालतू का उनको अधिकार क्षेत्र नहीं है उस केस के अंदर, कानून के अंदर भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई साहब हाई कोर्ट साहब आप रुक जाओ, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में मामला ही नहीं आता। भाई साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप रुक जाओ, ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। भाई साहब ट्राइब्यूनल, जैसे एनजीटी कोई मामला सुन ले, एनजीटी फालतू का कोई ऐसा निर्णय दे दे कि इस आदमी के ऊपर इतना जुर्माना लगाया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भाई साहब इस वाला जो मामला है इसमें तो आपको कोई अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, यानी आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, इसलिए रुक जाओ। प्रतिषेध मतलब रुको, थांबा थांबा थांबा, आप ये कार्य नहीं कर सकते, हम सुनेंगे, है ना। तो भाई ये वाला मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए आप ये केस नहीं सुन सकते। ये होता है प्रोहिबिशन में। ये निचली अदालतें और जो ट्राइब्यूनल है उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। फिर यह होता है सर्टियोरेरी, है ना, इसे कहते हैं उत्प्रेषण सर्टियोरेरी। इस सर्टियोरेरी में क्या होता है कि बहुत सारी निचली अदालतें, ये निचली अदालतें और ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मामले अगर किसी अदालत में चल रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये सारे मामले मेरे पास लेके जाओ। जैसे एक ही व्यक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में
गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहा है, एक मद्रास हाई कोर्ट में केस चल रहा है, केरल में चल रहा है, तो बोले भाई ये सारे मामले आप रुको, आप मेरे पास लेके आ जाओ, मैं अकेला सुन लूंगा, है ना। या भाई वो वाले जो है उनका अधिकार क्षेत्र से जाके बाहर जाके कार्य कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा एक काम करो, ये मामला आप नहीं सुनेंगे, ये मामला हम सुनेंगे। तो सर प्रतिषेध में और उसमें क्या फर्क है? प्रोहिबिशन में कहता है कि भाई आप नहीं सुनेंगे, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, काम खत्म। सर्टियोरिटी में कहता है कि भाई साहब आप ये नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे, हमारे पास बोल। तो सुप्रीम कोर्ट जब अपने पास बुला लेता है तो वो सर्टियोरिटी होता है। आप समझ गए। नेक्स्ट होता है को वारंटो, यानी अधिकार प्रच्छा। इस को वारंटो को क्या कहते हैं? खाली पेज नहीं, यहां कर लेते हैं, चलो। को वारंटो इसे कहते हैं अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का अर्थ होता है किस अधिकार से, इसका मतलब समझ रहे हो? यानी ये लागू होता है, ये अप्लाई होता है किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे किसी अधिकारी से संबंधित आपको ये डाउट है कि इस आदमी को यहाँ पर बैठने का अधिकार ही नहीं है इस पद पर, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, भले आपके मूल अधिकारों को डायरेक्ट हनन नहीं हुआ हो। ये अकेले ऐसे रिट है जिस मामले में जिसके मूल अधिकारों का हनन नहीं हुआ हो वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बाकी के और मामले जो हमने देखे रिट, उनमें सिर्फ वही जा सकता है जिसके मूल अधिकार का हनन हुआ हो, एक्चुअल में हुआ हो। पर एक अधिकार परीक्षा वाले में जो है क्या है, अगर आपके मूल अधिकार हनन नहीं भी हुआ हो तो भी, मतलब आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस आदमी को यहाँ पर बैठने का अधिकार है कि नहीं है। कोई डीएम है तो आप अधिकार परीक्षा जारी करवा सकते हैं। आपको लगता है कि ये डीएम जो है ये गलत तरीके से बैठा है, इसको अधिकार ही नहीं है बैठने का, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप कहेंगे महाराज इससे ये पूछो कि किस अधिकार से इस पद पर बैठा है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई बताओ जी डीएम साहब किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हो, है ना। तो फिर उसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये अधिकार है, मैंने ये पास किया है, गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है, इसलिए मैं आया हूँ। समझ रहे हो? बिल्कुल। एक डिफरेंस याद रख लेना, इन बाकी सब में तभी आप जा सकते हैं जब आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ हो, पर इसमें पीड़ित व्यक्ति हो या जरूरी नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति भी जारी करवा सकता है को वारंट हो। तो ये सारे के सारी क्या हो गई? रिट हो गई। अब याद रखना, कभी कभी आता है जैसे परमाधिकार है, ये सिर्फ जो सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, नहीं, ये कभी कभी निजी व्यक्तियों निजी कंपनियों के खिलाफ भी जारी किया जा सकेगा जब वो कोई सार्वजनिक कार्य कर रही हो। ऐसा क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी, है ना। अगर कोई भी निजी कंपनी निजी व्यक्ति अगर सरकारी कार्य कर रहा हो तो फिर उसके ऊपर भी सेम कानून लागू होंगे, क्योंकि जब वो सरकारी कार्य कर रहा होता है तो वो सरकार का एक पार्ट बन जाता है। चलो जी, अब आ जाता है अनुच्छेद 33। ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सर आप इसको फिर लाए क्यों पढ़ाने के लिए? कुछ बच्चों के ये रहेगी बात होगा, एम लक्ष्मीकांत में तो सर दिया है, इसमें नहीं, आपने पढ़ाया नहीं, तो वो होती है। तो इसमें कोई पीएचडी करने की कोई जरूरी नहीं है, करनी है तो आप कर लो, क्योंकि टाइम तो वैसे भी लिमिटेड है। इसमें कुछ भी नहीं है। संसद को ये अधिकार है कि जो भी सशस्त्र बलों में रहने वाले हैं, अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है, खुफिया एजेंसीज हैं, और उनके जो कर्मचारी हैं, उनको उनके कुछ मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। मतलब जैसे अगर उनको ऐसा है, नॉर्मल आदमी को सोने का अधिकार है, तो अगर उनको सोने नहीं दिया जाए तो वे नहीं कह सकते कि हमें तो सोने का अधिकार है। नॉर्मल आदमी को खाना खाने का अधिकार है ना। नॉर्मल आदमी को हड़ताल करने का अधिकार है ना, आंदोलन करने का अधिकार है। पर ये वाले लोग आंदोलन नहीं कर सकते, पुलिस से आंदोलन करने लगेगी तो रोकेगा कौन, है ना। इसलिए ये अधिकार लाया जाता है। किसको अधिकार है याद रखना, सिर्फ संसद को है, इतना इसमें जानना जरूरी है, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलो, ये आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो, जैसे यूनियन बनाने का अधिकार इनको नहीं है, सेना पर कुछ अधिकार, सैनिकों को फिर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि आप जो मीडिया में आकर कोई बात नहीं कह सकते, ये सब सरकारी सेवक ये पूर्ण अधिकार 19 का अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को, वो सरकार के खिलाफ भी बोल सकता है, पर जो सरकारी कर्मचारी है वो नहीं बोल सकता, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसके कंडक्ट रूल जो है उनके खिलाफ भी जाता है। तो यही वाले अधिकार है, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बैठ के आप आराम से पढ़ लेना। जो काम 5 मिनट में पढ़ के हो सकता है उसमें 50 मिनट का वीडियो बनाने का कोई अर्थ नहीं है, समझ गए आप। हाँ, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, बस ये वाली चीजें कुछ आप याद रखना। अनुच्छेद 34 जो है ये भी कोई इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये मार्शल लॉ की बात करता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन कभी आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये यही है कि जब भी देखो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्थिति हो जाए, जैसे अभी आपने देखा होगा कि नेपाल में ऐसी स्थिति आई, अभी बांग्लादेश में। अपने पड़ोसी तो सारे बर्बाद हैं, और ये अपने लक्षणों से बर्बाद है सारे के सारे। आप देखेंगे श्रीलंका में। तो ऐसी स्थिति कभी भारत में आ जाए तो भारत में क्या लागू होगा? फिर सरकार तो संभाल लेगी, पुलिस से संभाल लेना, तो मार्शल लॉ, यानी अब कौन देखेगा यहाँ पर? सेना आके सत्ता संभालेगी, और फिर यहाँ पर आपके कुछ मूल अधिकार हैं उनका हनन हो जाएगा, और आपके मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लग जाएगा कि सेना अगर किसी को मार भी सकती है, सेना जो है वो आपको बोलने का अधिकार आपका खत्म हो जाएगा। ये बहुत सारे इसमें होता है ना। ये तभी होगा जब असाधारण परिस्थितियां हो जाएगी, तो बल प्रयोग करने का अधिकार सरकार
सेना के पास आ जाता है, सरकार भी भंग हो जाती है, नॉर्मल न्यायालय भंग हो जाते हैं, है ना। ये सब, ये थोड़ा सा आपातकाल से डिफरेंट है। आपको ये क्या करना है, बैठ के शांति से देखो। स्पून फीडिंग, अगर आप स्पून फीडिंग करना चाहते हो तो फिर आपका यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता। आपको कुछ चीज़ें सेल्फ से करनी है। आपको ये देखना है कि मेरा टाइम किस चीज़ में बच रहा है। मैं आपको देखना, एक तो है आपातकाल और एक है मार्शल लॉ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एम लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये बैठ के आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ये आपका होमवर्क है। मास्टर तो होमवर्क देगा, देखो मैं तो ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप ऑफलाइन क्लास में मेरे बैठे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मैं बच्चों को होमवर्क देता हूँ। इसी तरीके से जब एग्जाम पास किया जाता है, ऐसे सिर्फ बैठ के एग्जाम पास नहीं किया जाता कि मैं तो बस लेट के आराम से वीडियो देखूँ और एग्जाम पास हो जाएगा, कतई कभी नहीं होगा। आप अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बना लेंगे, मैं कह रहा हूँ आपको। और ऐसे पता नहीं पंचवर्षीय योजना तो अब खत्म हो गई, तो 15 ईयर स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ जाएगी, इसमें नहीं होगा। आपको बैठना है, जब मास्टर की आप क्लास देखेंगे तो आपको बैठ के पेन कॉपी हाथ में लेके बैठना है। लेट लेट के वीडियो देखोगे काम नहीं चलेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कड़वी लग रही है बात, पर देखो कड़वी दवाइयाँ ही अच्छा इलाज कर पाती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ मैं होमवर्क दूंगा। और मैं सिर्फ पॉलिटी का होमवर्क दूंगा ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं अगर जियोग्राफी पढ़ाता हूँ तो फिर मैं पॉलिटी हिस्ट्री किसी के भी होमवर्क देता हूँ, तो आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आपको पूरा करके आना है ना। जैसे मैं कभी कभी आपको कोई मूवी देखने का होमवर्क भी दूंगा, तो जैसे मैंने आपको 2 मूवी देखने का होमवर्क दिया, अब ऐसा नहीं कि सारा काम दाम छोड़कर वो मूवी देखने बैठ जाओ, नहीं। जब खाली टाइम हो, जब आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो और आप बोर हो रहे हो, तब आप वो मूवी देखेंगे। तो काम की मूवी देखनी है, और उनसे कुछ चीजें हैं वो आप एग्जाम में भी कोट कर सकते हैं कि जैसे ऐसा, अगर जनजातियों के साथ कभी हिंसा का अगर कोई मामला कभी आप देखें, कोई केस स्टडी में देखें, ऐसे राइटिंग में देखें, GS4 में देखें, तो आप क्या करेंगे, वहां पर जय भीम मूवी वाला कोट कर सकते हैं ऐसे कि मूवी में ऐसे ऐसे दिखाया गया और ऐसा, क्योंकि वो सत्य घटना पर आधारित मूवी है। चलो जी, अनुच्छेद 35 जो है, यहाँ पर एक चीज मेन है याद रखने की। यहाँ पर आप ये याद रखना कि आपको जो ये मूल अधिकार दिए गए हैं, इन मूल अधिकारों से संबंधित अगर आपको कोई कानून बनाना हो, तो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, संसद को है, और वो पूरे देश पर लागू होगा समानता के लिए। क्या राज्य विधान सभाओं को यह अधिकार है? बिल्कुल नहीं। ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, और सारी चीजें तो फालतू की बकवास बातें हैं। काम की बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संसद को अधिकार है मूल अधिकारों से संबंध में कानून बनाने का, और बाकी नहीं है। देखो ये लिखा है, प्रभाव संसद द्वारा बनेगा कानून संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। भाई मूल अधिकार है तो संविधान 3 के आएगा। राज्य की विधानसभा हस्तक्षेप नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय शक्ति संघ के पास में, तो ये संसद पूरे देश में एक समान कानून बने रहे, एक समानता बनी रहे, इसलिए मूल अधिकारों से संबंध में कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी एक्ट बनाना हो, कोई मूल अधिकार को घटाना हो बढ़ाना हो, तो कौन करेगा, सिर्फ संसद करेगी। राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, ये आप समझना, बस इतना है। अब आ जाते हैं हम डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी के लिए ये टॉपिक है। हम कहेंगे पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम इसे कह सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये डिस्कस किए गए हैं डीपीएसपी, है ना। आपको याद रखना है, पार्ट आपको याद रखना है कौन से भाग में, क्योंकि ऐसे भाग के क्वेश्चन यूपीएससी में बनते हैं। अनुच्छेद भाग 4 में, और सर फंडामेंटल राइट्स किसमें थे, तो भाग 3 में। ये भाग वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं यूपीएससी में। हाल फिलहाल के पेपर आप उठा के देखोगे तो भाग वाले क्वेश्चन भी उसमें बने। सर कहाँ से हमने लिया है डीपीएसपी, तो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। तो सर आयरलैंड ने कहाँ से लिया, तो स्पेन के संविधान से, है ना। आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से ये लिया था। याद रखना एक चीज, अब यहाँ पर जो मूल अधिकार है, वो मूल अधिकार जो है वो बाध्यकारी है, बाध्यकारी, या हम कह सकते हैं उन्हें एनफोर्सेबल हैं, यानी परिवर्तनीय हैं, यानी न्यायालय उनको लागू करवा सकता है। अगर आपको हैरान हो रहा, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उन्हें लागू करवा सकता है। पर याद रखना, ये जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी मैं शॉर्ट में डीपीएसपी बोलूंगा, तो ये डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता। तो सर लागू करवा ही नहीं सकता, तो फिर मतलब क्या है, देखो मतलब इनका है प्रभाव रखते हैं ये, यानी अगर कोई भी एक लोकतांत्रिक सरकार है जो जनता के द्वारा चुनी जानी है और उसको अगली बार जीतना है, तो जो डीपीएससी में चीजें लिखी हैं, आप समझो कि वो इलेक्शन मैनिफेस्टो हैं। उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो अगर इसके आसपास है, तो उसके चांसेस है कि वो जीतेंगी और वो एक अच्छी सरकार बनाएगी।
नहीं तो फिर वो जीत नहीं पाएगी। और लोकतंत्र में प्रभाव शक्ति से ज्यादा महत्व रखता है, समझ रहे हो ना। चलो जी, जैसे अन्ना हजारे के पास में कोई शक्ति नहीं थी, प्रभाव था, और इसने पूरी सरकार बदल दी और एक नई सरकार आ गई, ऐसे। चलो जी, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। ये वाले वर्ड को आप जो है 3 स्टार कर लेना मार्क, और इसको बॉक्स में बंद कर लेना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करता है? डीपीएसपी। मूल अधिकार, आपको लगेगा मूल अधिकार तो कर रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर रहा है, पर ऐसा नहीं है ना। डीपीएसपी जो है वो मूल अधिकारों के रक्षा करते, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है, न कि मूल अधिकार, न ही मौलिक कर्तव्य। ये वाली चीज आपको याद रख लेनी है, बिल्कुल याद रख लेंगे। चलो जी, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं भी याद रखना। जैसे एक तो ये मोरल ऑब्लिगेशन है, यानी कोई ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लगाते कि ये आपको फॉलो करना ही है, ऐसा कानून के तहत जुर्म नहीं है इनको फॉलो नहीं करना, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ नैतिक बाध्यता है। यानी अगर कोई सरकार नैतिक है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी जानी है, तो उनको इन मौलिक अधिकार जो डीपीएसपी, सॉरी, इन डीपीएसपी का पालन करना ही चाहिए, तब तो वो एक अच्छी सरकार है, नहीं तो नहीं है। चलो, फिर है ये मूल अधिकारों के पूरक हैं। यानी ये क्वेश्चन देखो सीधा सीधा ऐसे पूछेगी कि डीपीएसपी मूल अधिकारों के पूरक है, उनके ऊपर प्रभावी है, क्या है? तो देखो डिफरेंट डिफरेंट केसेस इससे रिलेटेड हैं, वो केसेस भी हम देखेंगे लास्ट में। पर अभी के लिए आप ये समझो कि ये मूल अधिकारों के पूरक हैं, यानी दोनों साथ साथ आते हैं। डीपीएसपी और मूल अधिकार जो है वो एक साथ का अगर मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है देश में। अगला है लचीला। ये समय के साथ देखो इनके ऊपर कोई कानून बनाए जा सकते हैं, इनको चेंज भी किया जा सकता है, ये बहुत सारी चीजें में लचीले हैं। इनको एनफोर्स करवाने की जिम्मेदारी भी सरकार पर नहीं है, मतलब जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, लीगल नहीं है। और ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये आप इसको 3 स्टार मार्क कर लेना जी। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सर समझे नहीं बात। देखो एक तरफ फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, अब आप समझो। सर फंडामेंटल राइट्स कौन से लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? सर पॉलिटिकल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। और डीपीएसपी किसकी? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सर पॉलिटिकल कैसे? देखो यहाँ पर सारे अधिकार देते थे आपको, पॉलिटिकल राइट्स आपको दिए जा रहे थे। क्या समाज में उत्थान करने की बात हो रही है, ये पॉलिटिकल उसकी बात। डीपीएसपी में आपको सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड आप हैं अगर, तो उनको ऊपर उठाने की बात है। इसमें आप देखेंगे, अभी आगे देखेंगे हम सारे डीपीएसपी, तो भाई समाज के अंदर जो है वो संपत्ति का बंटवारा ठीक से हो, समान रूप से हो, जो बूढ़े लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके अधिकार का पालन हो। ये क्या है? समाजवादी तो है ये, हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ये तो है ना। आर्थिक लोकतंत्र में भी देखेंगे कि जो समाज में या देश में जो धन है वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अंबानी अडानी के हाथों में ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अफसोस ऐसा है। भारत में अगर हम देखें तो 90% संपत्ति, सॉरी 75% संपत्ति जो है वो 10% लोगों के हाथों में है। तो ये बताओ संकेंद्रण है कि नहीं संपत्ति का? बिल्कुल। तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, ये वाली चीज आप बिल्कुल भी मत भूलना। देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, समानता आधारित, यानी सब लोग समान हैं सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, यानी कोई एक आदमी ऊंचा नहीं है, कोई एक आदमी बड़ा नहीं है। समझ पा रहे हो आप? यानी यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के हाथों में पूरी शक्ति, पूरी आर्थिक शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में, इसकी रोक लगाई गई है। अभी अगर पढ़ेंगे तो पता लगेगा वो, है ना। न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है। हालांकि राजनीतिक न्याय की स्थापना मूल अधिकार वाले ज्यादा करते हैं, है ना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना गांधीवादी दर्शन है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें गांधीवादी बहुत सारे चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी, जैसे पंचायतों का की स्थापना करना, जैसे गाय का वध रोकना, ऐसे। साथ ही साथ इसमें जब हम पढ़ेंगे 51वां अनुच्छेद, तो उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की बात है। यानी हम इतने अच्छे देश और हमारे फोर फादर्स कितने अच्छे लोग, है ना, इतने अच्छे लोग कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति बनी रहे, इसके लिए संविधान में लिख के चलेंगे कि हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे, इसके लिए प्रयास करें। देखो कितने अच्छे लोग हम, पूरे देश विश्व में शांति रहे, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है ऐसा रखना, है ना। चलो अब है डीपीएसपी का वर्गीकरण। कैसा संविधान में इसका ऐसा वर्गीकरण दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया है, संविधान में कहीं में भी ऐसा वर्गीकरण नहीं दिया गया है। तो क्यों ये वर्गीकरण किया है? ये बस जो थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, उन्होंने कर दिया कि ये वाली चीज कुछ सामाजिक तत्व हैं,
ये वाली चीजें कुछ गांधीवादी तत्व है, और ये वाली चीजें कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है। तो इसके आधार पर इनका थोड़ा बंटवारा कर दिया गया। जैसे अगर हम सामाजिक कहें, समाजवादी तत्व कहें, तो समाजवादी तत्व का मतलब क्या है? समाजवादी तत्व वाले बात करते हैं अमीर गरीब की बराबरी की, ऐसे लोग समाजवादी होते हैं, है ना। फिर ऐसे लोग कम्युनल, जिनको कहते हैं ना कि भाई ये तो, सॉरी कम्युनिस्ट, माफ कीजिएगा, कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट रियल में क्या है? रियल में कम्युनिस्ट अच्छे आदमी हुआ करते थे, अब तो कुछ कम्युनिस्ट बेकार है, मतलब सारे तो नहीं कह सकते हम, सारे तो देखो कोई भी बेकार नहीं होते, ना कोई धर्म सारा बेकार होता है, ना कोई जात सारी बेकार होती है, ना कोई देश पूरा बेकार होता है। अच्छे लोग तो उसमें नहीं होते कि पाकिस्तान कहने के लिए पूरा देश ही खराब है, उसमें आग लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। वहां पर भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आग कहीं पर भी ना लगे, है ना, कहीं पर भी नहीं लगे, ना पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कहीं पर भी नहीं लगनी चाहिए आग, तो क्यों बर्बाद हो, है ना। जैसे जब हमारी सरकार भी अटैक करती है तो वहां के सिविलियन पर नहीं करती है, सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर करती हैं, आतंकवादियों पर करती हैं। तो ये इतने उच्च विचार है, आदर्श है हम लोगों को। चलो, समाजवादी तत्व तो देखो अनुच्छेद 38 जो है क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात करता है। किसकी? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 39 जो है वो समान वेतन, समान अवसर और संसाधनों का समान वितरण, देखो हुआ ना, संसाधनों का समान वितरण सब में होगा, तो समानता आएगी कि नहीं आएगी समाज में? बिल्कुल आएगी सर, इसलिए ये समाजवादी है। अगला 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये आपको एग्जैक्ट सारे के सारे ऐसे याद होने चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप पीसीएस देते हैं तो उनमें तो आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो इससे बनता है एक क्वेश्चन। और अगर 20 मिनट में आपका हो जा रहा है तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कोई खराब नहीं है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता क्यों प्रावधान करता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में वकील हायर करने की के पैसा नहीं है, न्यायालय में जाने के पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा है अपने यहाँ जुडिशियल प्रोसेस, तो फिर उसको सरकार प्रोवाइड करवाए। और इसके लिए क्या है अपने यहाँ? बिल्कुल है, अपने यहाँ जो है वो लीगल अथॉरिटीज बनी हुई है, नालसा, ऐसे सालसा है, स्टेट लीगल अथॉरिटी और नेशनल लीगल अथॉरिटी ऐसे अपने बनी हुई है ना। चलो जी, अनुच्छेद 41 कहता है बेरोजगारी, बुढ़ापे और बीमारी में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। इसलिए आप इसीलिए तो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल्कुल, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई बूढ़ा है तो उसको, कोई बीमार हो गया तो उसको भी सार्वजनिक सहायता करे, और साथ ही साथ अगर कोई बेरोजगार है तो उसको भी कुछ अनुदान दे सरकार, है ना, तो उसको भी कुछ भत्ता दिया जाए। तो जैसे राजस्थान सरकार कुछ ऐसा भत्ता देती है बेरोजगारों को, समझ रहे हो। नेक्स्ट अनुच्छेद 42, श्रमिकों हेतु मानवीय कार्यदशाएं और मातृत्व अवकाश। पहले श्रमिकों को क्या होता था कि कोई मानवीय दशाएं नहीं थी, वहां पर एकदम गर्मी है तो गर्मी है, ना कोई पंखा है, ना कोई वहां पर हम कहें कि शौचालय की व्यवस्था है, ना कोई ठंडे पानी की व्यवस्था, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, नहीं थी पहले। परंतु ये जब से लिखा गया है और फिर इसके ऊपर एक्ट भी बने, तो अब जो है वो फैक्ट्री मालिक हैं, उनको ये पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। मानवीय दशाएं वहां पर होनी चाहिए कि एक मानववाद है कि बहुत सारी गंदगी और ये सारी चीजें ना होनी चाहिए वहां जहाँ वो काम करे। साथ साथ मातृत्व अवकाश, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, या ये दूध पिलाने वाली जो माँ है, वो उनका बच्चा छोटा है, तो फिर इनको मातृत्व अवकाश दे, वो भी पेड, वो छुट्टी भी ले सकती हैं, और साथ ही साथ फिर उनको उस छुट्टी के अंदर पैसा भी मिले, ये जरूरी है। ये एक मानवीय एक चीज है। बच्चे पैदा सिर्फ महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। तो पुरुष तो सारे 365 दिन काम कर सकता है, और महिला जो है वो बेचारी उस टाइम पे काम नहीं कर पाएंगी। तो वो क्या उनकी मर्जी से, या हम कहें कि होता तो मर्जी से, पर वैसा उनके साथ हो रहा है, तो फिर अगर उनको ये छुट्टी ना देना अन्याय नहीं होगा? वो कैसे काम करेंगी? और पहले ऐसा हुआ भी करता था कि बच्चा उनका एकदम छोटा था तो वो फिर भी काम पे जाया करती थी, कहीं कहीं तो डिलीवरी वहीं पे काम पर ही हो जाया करती थी। तो ऐसा जो है अगर वो छोड़ दें तो फिर उनकी मजदूरी जाती थी। तो ऐसा वो आप बिना टेंशन घर पे बैठ के आराम से अपना बच्चा पाले, 6 महीने तक की शायद उसको कुछ ये मिलती हैं, एग्जैक्ट टाइम आप देख लेना, है ना। श्रमिकों के लिए जीविकोपार्जन योग्य वेतन, अनुच्छेद 43 कहता है जो भी श्रमिक हैं उनको कम से कम उनका जीवन यापन ठीक से हो सके, इतना तो कम से कम उनको वेतन मिले। जैसे इसके लिए अपने यहाँ क्या लगेगा? न्यूनतम मजदूरी, है ना। जैसे ऐसा हो गया कि भाई कम से कम आपको 300 रुपये तो मिले ही मिले एक दिन के काम करने के। जैसे मनरेगा वगैरह में तो ऐसा होता है, न्यूनतम मजदूरी तो है, पूरे दिन काम कराए आपको 100 रुपये दे दे, ये कोई भला बात हुई? तो न्यूनतम मजदूरी तो आपकी हो ही हो, ये वाली बात। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। बहुत सारे कुपोषित बच्चे हैं अपने यहाँ, बहुत सारे कुपोषित लोग हैं, खासकर से राजस्थान वाले इलाके में देखें, झारखंड वाले इलाके में देखें, एमपी के कुछ इलाकों में देखें, तो बहुत ज्यादा हम कहें कि कुपोषित लोग हैं। तो कौन रोकेगा उनको? ये राज्य की जिम्मेदारी है। हालांकि राज्य के ऊपर ये बोझ नहीं डाला गया, क्यों नहीं डाला गया?
क्योंकि जब राज्य हमारा देश आज़ाद हुआ तब राज्य के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि ये सारे काम वो एक साथ कर पाए। अगर ये सारी बाध्यताएं सरकार पे तभी डाल दी जाती, राज्य के ऊपर डाल दी जाती, तो राज्य कुछ और महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाता। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ हम एक नैतिक अनुदेशों की वजह से शामिल की गई, है ना। चलो, तो ये समाजवादी तत्व हैं। अब गांधीवादी, तो गांधी जी कैसे बातें करते थे? गांधी जी पंचायतों की बात करते थे, गांधी जी ग्राम उद्योगों की बात करते थे, गांधी जी अनुसूचित जनजातियों की बात करते थे, उन्हें हरिजन कहा करते थे। गांधी जी कहते थे बस शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, गांधी जी कहते थे भाई गाय हत्या नहीं करनी चाहिए। ये इन सब क्यों गांधी जी बातें क्या करते थे कि नहीं क्या करते थे? बिल्कुल क्या करते थे। तो ऐसे ही, है ना। जैसे गांधी जी के बारे में एक बार कहावत एक प्रचलित है कि गांधी जी जो है वो किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं, तो फिर उनके यहाँ गांधी जी को जो है वो मांस परोसा जाता है, तो गांधी जी कहते हैं मैं तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, मैं ये खा नहीं पाऊंगा। तो फिर उस दिन उनके घर में वेज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उनके जहाँ गांधी जी मेहमान बन के जाते हैं, तो जो होस्ट होते हैं उनके लिए वेज बनाते हैं, वो सब सारे घर वाले वेज खाते हैं कि भाई जो मेहमान आए गांधी जी इतने बड़े आदमी, तो फिर हम ये नहीं नॉन वेज खाते, तो हम सब नॉन वेज नहीं खाएंगे, वेज खाएंगे। तो फिर वही व्यक्ति एक बार गांधी जी के यहाँ आते हैं, तो गांधी जी उनके लिए नॉन वेज बनवाने हैं। कि क्या हुआ? हालांकि गांधी जी नॉन वेज नहीं खाते, पर देखो क्या था कि जब उन्होंने वेज खाकर त्याग किया, तो मैं उनके लिए नॉनवेज तो बना ही सकता हूँ जब वो मेरे घर पे मेहमान है। जब मैं उनके घर पे मेहमान था, तो जैसा मैं चाहता था, जैसा उन्होंने किया, तो अब वो मेरे घर पे आ रहे, तो जैसा वो चाहें, जैसा वो खाते हैं वैसा मैं बनाऊं। ये उच्च विचार, ये होता है असली लोकतांत्रिक व्यक्ति की ये निशानी। लोकतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार चुन लिया आपने 5 साल में और आप लोकतंत्र बन गए, नहीं। लोकतांत्रिक व्यक्ति होने का अर्थ ये होता है कि आप अपने विचारों को तो माने ही माने, साथ ही साथ दूसरे के विचारों को भी सहर्ष स्वीकार करें। वोल्टेयर क्या कह के गए हैं कि मैं भले ही आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, परंतु मैं अपने मरते दम तक आपके कहने के अधिकार की, आपके असहमत होने के अधिकार की मरते दम तक रक्षा करूंगा। ऐसा व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यक्ति होता है। आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को मानते हैं, मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी को मानता हूँ, फिर भी हम दोनों साथ हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ बातें करते हैं और एक दूसरे की बातों को मानते हैं। यहाँ चलो भाई आपको भी अधिकार है। तो ये लोकतांत्रिक व्यक्ति है। आप चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं पीता, फिर कहे कि ये तो गंदा आदमी है, तो ये लोकतांत्रिक व्यक्ति की निशानी नहीं है ना। चलिए, तो ये देखो गांधी जी ने कहा पंचायतों के बारे में, तो अनुच्छेद 40 कहता है कि पंचायतों का संगठन किया जाए। इसलिए बाद में अपने यहाँ 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 के आसपास लाया जाता है। तो ये लाया गया इसके माध्यम से। ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, इसलिए यहाँ अपना एमएसएमई ग्राम उद्योग बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। तो ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। गांधी जी मानते थे कि ग्राम उद्योगों के माध्यम से, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बन सकती है। बहुत बड़े बड़े उद्योग तो मजदूरों का शोषण करते हैं, और ये बात सच है, करते भी हैं बहुत सारे। पर इसका मतलब नहीं है कि बड़े बड़े उद्योग होने ही नहीं चाहिए। ये होना चाहिए कि बड़े बड़े उद्योग हो, पर उनमें मजदूरों का शोषण ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं गांधी जी। इसके लिए सहकारी समितियां अपने प्रोत्साहन स्थापित भी कराती है। उसके लिए संविधान संशोधन लाया जाता है, 97वें संविधान संशोधन 2011। अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना, अनुच्छेद 46 की बात है। गांधी जी एसएसटी के बारे में बहुत चिंतित हुआ करते थे, है ना। हालांकि गांधी जी के एक विचार से मैं आज भी सहमत नहीं हूँ। गांधी जी जाति प्रथा को सही मानते थे। गांधी जी कहते थे कि जाति प्रथा से क्या होता है, उनका अलग तर्क था कि गांधी जी कहते थे कि जाति प्रथा से क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो सीख जाते हैं बच्चे। ये वाली बात तो गांधी जी की ठीक है, पर मैं इसके उस पक्ष में नहीं हूँ कि जन्मजात जाति हो। भाई वो तो तब भी हो सकता है ना, एक व्यक्ति जो है वो नाई का काम करना चाह रहा है, और भले ही वो नाई जाति में पैदा नहीं हो और वो कर ले, और अब वो अपने बेटे को नाई बनवाना चाह रहा है, या उसका बेटा सीखना चाह रहा है, तो बन जाए। पर अगर उसका बेटा नाई ना बनकर अगर ब्राह्मण बनना चाहे, ब्राह्मण बनने का अर्थ क्या हुआ? जैसे मैं अभी कर्म से ब्राह्मण हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, शिक्षा देना ब्राह्मण का कार्य, यानी अगर वो टीचर बनना चाहे तो बन पाए, है ना। यानी वो अब उसका वो जाति थी वो ब्राह्मण बन जाए, पर ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये थोड़ा सा गांधी जी का एक कमजोर, गांधी जी की अगर बातें करें तो उन सारे बातों में कुछ कमजोर उनके तर्कों में से एक तर्क ये जाति वाला आता है। मद्य निषेध की गांधी जी बात करते हैं, भाई ये दारू गांजा, है ना, गांजा गांजा आजकल तो चलता जाता है, तो ये दारू गांजा, ये नशेड़ी वशेड़ी आपको नहीं बनना है, सरकार की जिम्मेदारी की रोक लगाए। इसलिए बहुत सारी सरकारें रोक भी लगाती है, जैसे कि गुजरात की सरकार ने लगा रखा है, जैसे कि बिहार की सरकार ने लगा रखा है। पर ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के, है ना। वहाँ के मंत्री खुद दारू पी के लेटे रहते हैं। अब मैं कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहा कि मेरे को केस कर दे, पर क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे पकड़े गए हैं कि बहुत सारी शराब है, बहुत सारे लोग उन राज्यों में शराब पी के मर जाते हैं, तो फिर वो शराब आई कहाँ से, है ना। तो ये है, शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाना ये मेरे हिसाब से मूर्खता है। शराब के ऊपर
सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, बस इसे रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि अपनी सभ्यता के शुरुआत से लेकर अब तक मद्यपान रहा है और इस सभ्यता के अंत तक रहेगा। हमारे वेदों में तो सामवेद है, और सामवेद में सीधा सीधा लिखा है कि इंद्र को सोमरस प्रिय है, और वो सोमरस है क्या? यही तो है मद्यपान। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रिक्रिएशनल पर्पज के लिए, मजे के लिए चीजें की जाती थी, पर इसको रेगुलेट करने की जरूरत है बस। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर रोक लगाएंगे तो इलीगल तरीके से वो शराब वहां पर आएंगी, क्योंकि लोग नशा तो करेंगे। शराब आप छुड़वा देंगे तो गांजा पीने लग जाएंगे, गांजे वाला धंधा चलने लग जाता है बहुत ज्यादा, है ना। अनुच्छेद 48 कहता है गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। सॉरी सॉरी, गांधी जी सिर्फ गोवंश की हत्या पर नहीं, दुधारू पशुओं की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाने की बात करते थे, है ना। चलो, फिर आ जाता है उदार राजनीतिक तत्व वाले, उदार लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले, कि जैसे समान नागरिक संहिता। इसका मतलब समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अनुच्छेद आपको याद रखना है। क्या मतलब है इसका समान नागरिक संहिता? भैया अपने यहाँ देखो अलग अलग धर्मों के हिसाब से कानून लागू होते हैं, यानी उनके क्रिमिनल के तो वो तो एक ही है, सेम है सबके। पर सिविल मामलों में, जैसे कि सिविल मामलों में हम कह सकते हैं कि कौन कितनी शादियां कर सकता है, कौन किसके पास संपत्ति का अधिकार, किस प्रकार से बंटवारा होगा, ये सब चीजें जो है वो पर्सनल कानून के अनुसार होते हैं, लागू होते हैं। मुस्लिम धर्म पे अलग तरीके से, हिंदू धर्म पे अलग तरीके से, इस तरीके से, समझ लो। तो इनके लिए ये हो कि भाई समान सिविल संहिता बने। जैसे उत्तराखंड जैसे राज्यों ने समान सिविल संहिता लागू की भी है, गोवा जैसे राज्यों में तो स्टार्टिंग से ही है ना। तो ये समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 कहता है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण हो, कृषि का भी आधुनिकीकरण हो, साथ ही साथ पशुपालन का भी आधुनिकीकरण हो, उसी ट्रेडिशनल तरीके से ना बनते रहे। अनुच्छेद 48 ए कहता है पर्यावरण एवं वन के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 49 जो है वो राष्ट्रीय धरोहरों की सुरक्षा की बात करता है, जैसे कि लाल किला, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ताजमहल है ना। तो कुछ लोग ऐसा आगे आ जाएंगे कि भाई ताजमहल तो किसी मुस्लिम शासक ने बनाया था तो उसको तोड़ देना चाहिए। अरे मुस्लिम शासक ने क्या पैसे अपने घर से लाए थे? जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे हैं वो। कोई भी किला, कोई भी फोर्ट, कोई भी महल क्या राजा अपने पैसे से बनवाता था? कहाँ से लाता था राजा पैसे? चूसता था जनता को। इतने टैक्स की जनता अब मर जाती थी, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान। राजाओं को कोई मतलब नहीं था इन सब चीजों से। तो आज राजाओं के नाम पर लड़ना बंद करो। राजा किसी के रोल मॉडल हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते हैं कोई राजा किसी का रोल मॉडल? हाँ, कुछ राजाओं में कुछ अच्छी चीजें हो सकती है, वो हम ले सकते हैं। रोल मॉडल का मतलब है कि पूरी पूरी वो चीजें ले लें, नहीं हम नहीं, हम लोकतांत्रिक आदमी हैं, हमारा कोई रोल मॉडल ऐसा आदमी होना ही नहीं चाहिए। राजाओं के नाम पर बिल्कुल लड़ना ही नहीं चाहिए ऐसा कार्य। आप समझ रहे हैं? अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। देखो, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों अगर एक रही तो जैसा कार्यपालिका करेगी वैसे ही न्यायपालिका करेगी, तो फिर राज्य ये मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? क्योंकि राज्य सबसे बड़ा मूल अधिकारों का चोर है। सबसे ज्यादा मूल अधिकारों का हनन करता है राज्य, और राज्य के अंदर सरकारें सब आती हैं। राज्य के अंदर कौन कौन आता है तो मैं आपको बता चुका हूँ, अनुच्छेद 12 के तहत। और यहाँ पर अनुच्छेद 36 के तहत राज्य का मतलब भी वही है। डीपीएसपी के लिए राज्य का तो वही है जो अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारियों के लिए राज्य का मतलब था, है ना। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने की बात की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, इसकी बात अपना अनुच्छेद 51 कहता है। समझ लो। अब देखो, कुछ मूल अधिकार जो है ये डीपीएसपी तो जोड़े गए थे स्टार्टिंग से जैसे संविधान लागू हुआ। कुछ डीपीएसपी जो है वो संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए। खासकर से ये 42वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से जोड़े गए मूल अधिकारों के बारे में, डीपीएसपी के बारे में बहुत सारी बार क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला जाता है, देखो यहाँ पर आपको ए वाला ज्यादा आएगा, देखना 39A, 43A, 48C। तो जैसे निःशुल्क विधिक सहायता 39A जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 43A उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, है ना। जैसे मेरी पार्कर फुलेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या की जाती है कि श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में। अगला अनुच्छेद 48A पर्यावरण के संरक्षण वाली बात, ये याद रखना एग्जैक्ट की कौन से जोड़ी गई थी। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपको ये गलत लिखा है, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था, ये गलत लिखा है यहाँ पर। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से
ये यहाँ पर था कि 6 से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, अब यहाँ से 6 से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा जो है उसको इसमें चेंज थोड़ा सा किया जाता है 45 में। चेंज करके अब क्या दिया गया कि भाई 0 से 6 साल के बच्चे, 0 से 6 साल तक के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चों की देखभाल करना, उनके पोषण की देखभाल करना और शिक्षा की देखभाल करना सारे राज्य की जिम्मेदारी है। देखो इस 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से तीनों जगह पर चेंज किया गया था, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो डीपीएसपी हो, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटीज हो, इन तीनों में इससे अमेंडमेंट किया गया था। यहाँ पर तो अनुच्छेद 21 ए जोड़ दिया जाता है, डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 में चेंज कर दिया जाता है और फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ड्यूटी और जोड़ दी जाती है जो कि ओरिजिनल 10 थी, एक होकर 11 हो जाती है। जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ये बात करता है सहकारी समितियों की, है ना, और इसके साथ ही 43 बी अनुच्छेद जोड़ दिया जाता है, तो ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं है ना। और देखो इसका महत्व क्या है, तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, संविधान की आत्मा और दर्शन का आधार प्रदान करवाता है। भाई संविधान की आत्मा और दर्शन है क्या, जो प्रस्तावना में आपको दिखते हैं, जो मूल अधिकारों में जो दिखते हैं, जो डीपीएसपी में दिखते हैं, तो प्रस्तावना में आपको दिखेंगी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, तो ये सारी चीजें जो है कौन प्रोवाइड करवा रहा है, डीपीएसपी भी उनमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये नीति और कानूनों का मार्गदर्शन करते हैं, ये सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, पर सरकार को ये मार्गदर्शन प्रोवाइड करवाते हैं कि इसके आसपास आप कानून बनाइए, है ना। जैसे कि कानून बना जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये कानून बना बाद में आगे चल के, तो सरकार को मार्गदर्शन किसने दिखाया कि करना है, सरकार को मार्गदर्शन किसने दिखाया कि समान सिविल संहिता लागू करनी है, ये सरकार को किसने मार्गदर्शन दिखाया कि वन का संरक्षण करना है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करनी है, इन डीपीएसपी ने, है ना। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव की स्थापना करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानवाधिकारों की दिशा में भी योगदान देते हैं, है ना। आलोचना में हम कह सकते हैं कि ये गैर न्यायिक है, यानी इनको लागू नहीं करवाया जा सकता कोर्ट में जाकर, यानी सरकार ये अगर कार्य नहीं कर रही है, जैसे कि सरकार अगर किसी देश में किसी राज्य में, देश में नहीं किसी राज्य में अगर नशाबंदी नहीं कर रही है तो सरकार के ऊपर केस नहीं करवाया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में जाके कि सरकार नहीं कर रही है, तो डीपीएसपी में लिखा देखो, नहीं, सरकार करें, सरकार को करना चाहिए, जहाँ चाहिए आ जाता है वो आदर्श स्थिति हो जाती है। अस्पष्टता देखो इसके आलोचना में कि कोई ये अस्पष्ट नहीं है, कहीं पर भी अनुच्छेद 43 में देखेंगे तो कुछ और आ जा रहा है, फिर 44 में देखेंगे तो कुछ और बात आ जा रही है, यानी इनमें कोई एक स्ट्रक्चर्ड ये कोई चीजें नहीं है, और क्या कहना चाहता है ये नहीं है, स्पष्ट नहीं है। अगला, ये संसाधन निर्भर है, यानी कि इनको लागू करना बहुत सारे संसाधनों की को बढ़ावा देगा, कि बहुत सारे संसाधन चाहिए होंगे इनमें, कि अगर आपको समान सिविल संहिता चाहिए, कि अगर आपको समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए, आपको महिलाओं को जो वो मातृत्व अवकाश देना है तो पैसा चाहिए इसके लिए, वो काम नहीं कर रही है फिर भी पैसा देना पड़ेगा आपको, समझो। आपको अगर पोषण स्तर ऊपर उठाना है तो फिर आपको जो है वो आंगनबाड़ी में उनको पोषण तत्व देने पड़ेंगे, कुछ पोषण वाली चीजें देनी पड़ेंगी, तो पैसा चाहिए इसके लिए, बिल्कुल। संवैधानिक टकराव देखो कभी कभी ये संविधान में ये टकराव पैदा कर देते हैं, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल डीपीएसपी, कभी कभी केस ये बन जाता है, तो टकराव भी बन जाते हैं, कभी टकराव वाला अभी देखो आगे देखेंगे। साथ ही साथ राजनीतिक उपयोग इनका किया जाता है ना, चुनावी वादों में इनका उपयोग किया जा सकता है, तो ये तो अच्छी चीज है, ये आलोचना में नहीं होनी चाहिए। यानी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो बनता है वो इन डीपीएसपी के आसपास ही बनना चाहिए, तो जब भी कोई इलेक्शन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आपको मैनिफेस्टो देखना हो, आपको देखना हो कि कौन सी सरकार अच्छा कार्य करेगी या कौन सी सरकार ठीक है, तो आपको उठा के देखना अपना डीपीएसपी, और उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो अगर डीपीएससी के आसपास है तो फिर समझना चाहिए कि ये थोड़ी सी अच्छी सरकार बना सकती है। अब देखो यहाँ पर कुछ इनके बीच विवाद आता है, देखो सबसे पहले अनुच्छेद 1951 में बात आती है चंपकम दोहराई मामले में। देखो फंडामेंटल राइट में तो आ गया संपत्ति का अधिकार, है ना, और यहाँ पर चंपकम दोहराई मामले में यहाँ पर फंडामेंटल राइट में तो देगा आ गया समानता का अधिकार, और यहाँ पर सरकार जो है वो डीपीएसपी को लागू करने के लिए क्या लेके आ जाती है, मद्रास की सरकार डीपीएसपी को लागू करने के लिए यहाँ पर आरक्षण लेके आती है SC/ST के लिए, तो सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाया जाता है कि भाई सरकार जो है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि अगर आप किसी को आरक्षण देंगे तो समानता नहीं है, उसको तो असमान कर देंगे। पर हालांकि उन लोगों को संकीर्ण सोच कि समानता छोटा चीज नहीं, समानता बहुत बड़ी है, पिछले लेक्चर में मैं बता ही चुका हूँ, है ना।
तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आप जो है ये आरक्षण इनको नहीं दे सकते, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि आरक्षण नहीं दे सकते, तो फिर यहाँ पर जो है संसद लेके आती है 9वीं अनुसूची, और उस 9वीं अनुसूची 31 अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 31 बी में, और उस 9वीं अनुसूची में फिर इसको डाल दिया जाता है, इस आरक्षण को उठाकर। तो अब इसका मूल अधिकार का सॉरी इसका न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। तो इनके बीच में देखो टकराव आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। फिर ऐसा ही मामला आता है गोलकनाथ केस में। देखो हुआ करता क्या करता था कि पंजाब में हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ 2 भाई हुआ करते थे। उन्होंने सारी संपत्ति अपने जॉइंट फैमिली के नाम पर रख ली, और इनके पास 500 हेक्टेयर की जमीन हुआ करती थी। पंजाब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड के कानून बनाया, उसमें कहा कि भाई 30 हेक्टेयर जमीन जो है एक आदमी के पास हो सकती है, एक परिवार के पास। तो इनके पास तो ज्यादा थी। तो इनकी जब संपत्ति का अध्ययन करने गए तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में केस आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। तो यहाँ पर गोरखनाथ जो थे, इनका वकील ने कहा कि संपत्ति मूल अधिकार है। देखो अभी तक 1967 में खत्म का हुआ, 44 संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार, अभी 1967 में अभी भी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आपको जमींदारी उन्मूलन के लिए, आपको डीपीएसपी को लागू करने के लिए, भाई जो भी हम कहेंगे संसाधन है उनका समान बंटवारा हो, इसके लिए आप ये लागू करना चाह रहे हैं, पर डीपीएसपी जो है उसके ऊपर ओवरराइड करते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों को हनन नहीं किया जा सकता डीपीएसपी के लिए। तो ये यहाँ पर वो हुआ विवाद, और फिर उसके बाद में जो है वो इनकी जमीन इनके पास रहने दी जाती है ना। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में 1967 आते आते सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा हो गया था प्रभावी, क्योंकि अब तक नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी। और जब सरकार जब सरकार जो है वो मेजोरिटी में होती है, जब सरकार मजबूत होती है, तो व्यक्ति मजबूत होता है, तो उस टाइम पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा झुक जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया कि भाई हाँ ठीक है, आप जो है वो यहाँ पर मूल अधिकार में, हाँ मूल अधिकार में आनंद नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार तो अब रही नहीं। तो पहले जैसे सरकार कहती थी वैसे हो जाता था, तो अब सरकार रही नहीं, मतलब नेहरू सरकार नहीं रही। तो यहाँ पर अब जो है मूल अधिकारों में कि अब इनका हनन बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं भाई डीपीएसपी और इनके बीच में थोड़ा सा संतुलन होना चाहिए। हालांकि मिनरवा मिल्स मामले में ये स्पष्ट रूप से कहा था कि इनके बीच में संतुलन हो। तो कभी क्वेश्चन बने कि मूल अधिकारों और डीपीएस के बीच में संतुलन हो, ये कौन से केस में कहा गया, तो मिनरवा मिल्स में। डीपीएस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, वो अनुल्लंघन ये नहीं है। पर याद रखना बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना हो। मूल अधिकार का हो जाए कोई बात नहीं, पर बेसिक स्ट्रक्चर का ना हो। और मिनरवा मिल्स में कहा कि भाई डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको थोड़ा सा संतुलन होना चाहिए। तो ये हमने चीजें पढ़ ली, ये आपके पिछले वाले एमसीक्यूज के आंसर्स हैं, मैच कर लेना। और ये कुछ नए क्वेश्चन पॉज करके वीडियो आपको सॉल्व कर लेने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए जी, आज का लेक्चर हो गया, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको कोई सलाह लेनी हो या सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खमा गणी।